नमस्कार दोस्तों, एलएसआई मिशन 2027 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वो चैप्टर फर्स्ट की थी, वो थी ब्लड वाला चैप्टर। तो ब्लड वाला चैप्टर है जो आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। चैप्टर सेकंड है वो है यानी श्वसन से संबंधित शब्दावली। तो श्वसन से संबंधित शब्दावली की बात करें तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों यूपीनिया। तो यूपीनिया क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है, यू का मतलब सामान्य, यानी कि सामान्य श्वसन का होना। उसे हम यूपीनिया कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करें तो वह है दोस्तों एपीनिया। ए का मतलब होता है दोस्तों एब्सेंट, यानी कि श्वसन का बंद होना। उसे हम कहते हैं एपीनिया। और तीसरे नंबर पर आता है वो आता है डिस्पीनिया। डिस का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है कठिनता पूर्वक या कष्ट पूर्वक, कठिनाई के साथ श्वसन का होना या कठिनता पूर्वक श्वसन। तो ये तो दोस्तों तीन डेफिनेशन हो गई, यानी कि यूपीनिया सामान्य श्वसन का होना, एपीनिया ए मीन्स एब्सेंट यानी कि श्वसन का बंद होना, एक होती है डिस्पीनिया, जिसका मतलब होता है कठिनता पूर्वक और कठिनाई पूर्वक। तो इसकी बात करें तो कठिनाई के साथ श्वसन होना या कठिनता पूर्वक श्वसन का होना। अब हम चौथे नंबर पर बात करेंगे, वो है डाइपीनिया यानी डिस्पीनिया। अब हम बात करें फोर्थ नंबर पर टेचिपीनिया। टेची का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है बढ़ना, यानी कि श्वसन दर का बढ़ना, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना। फिफ्थ नंबर पर बात करें तो है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडी का अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है कम होना, यानी रेस्पिरेटरी का कम होना या श्वसन श्वसन दर बढ़ना। ये होगी श्वसन दर का कम होना। अब हम बात करें 6 नंबर पॉइंट की, तो वो है एनोक्सिया। जो एनोक्सिया यानी कि इसका अर्थ होता है एन का वो होता है एब्सेंट, ओक्सिया का मतलब होता है नहीं O2, यानी कि ब्लड में
O2 की सप्लाई का बंद होना, उसे हम कहते हैं एनोक्सिया। तो एक तो हो गई दोस्तों टेचिपीनिया। टेची का अर्थ होता है बढ़ना, यानी कि श्वसन दर का बढ़ना। एक होता है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडी यानी कम, और यानी कि पीनिया यानी श्वसन, तो श्वसन की दर का कम होना। अब हम बात करें एनोक्सिया, तो एन का अर्थ होता है यानी कि एब्सेंट, और ओक्सिया का अर्थ होता है O2 यानी कि ब्लड में O2 की सप्लाई का बंद होना। अब हम 7वें नंबर पॉइंट की बात करें तो वो है हाइपोसीम। अब हम बात करें 7वें नंबर पर, तो एक होता है दोस्तों पोलीपीनिया, यानी कि जो इसमें होता है श्वसन की दर तो बढ़ती है और श्वसन की गहराई होती है वो कम हो जाती है। हो जाती है कम। तो ये हमारे को सामान्यतः यानी कि वो भी देखने को मिलता है कुत्ते में। जब हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि गर्मियों के सीजन में जो कुत्ता होता है वह बार बार हाँफता है, तो वो हाँफता है दोस्तों, तो जो उसके श्वसन की दर है वो तो हो रही है दोस्तों, यानी कि वो श्वसन तो बार बार कर रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वह लंग्स तक पूरा नहीं पहुंच पा रहा है। तो यानी कि श्वसन की गहराई है वो तो कम हो रही है और श्वसन की दर है वो बढ़ रही है। तो ये देखने को मिलता है हमारे को, यानी कि कुत्ते का हाँफना। अब हम बात करें 7वें नंबर पर, तो एक है दोस्तों हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, तो हाइपो का मतलब होता है कम, ऑक्सी का मतलब होता है O2 यानी कि ब्लड में O2 की सप्लाई का कम होना, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। एक होता है 9वें नंबर पर हाइपोक्सिया ईमिया। हाइपो का मतलब होता है दोस्तों कम, इसका मतलब होता है O2, एक्सिया का मतलब, और ईमिया का होता है ब्लड, यानी कि ब्लड में O2 की मात्रा का कम होना, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। तो देखिए दोस्तों 7वें नंबर पर बात करें तो पोलीपीनिया। तो पोलीपीनिया क्या होता है दोस्तों, यानी कि श्वसन की दर है वो तो बढ़ रही है और श्वसन की गहराई है वो कम हो रही है। तो ये हमारे को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो होता है कुत्ते का हाँफना, यानी कि गर्मियों के सीजन में कुत्ता होता है वह बार बार हाँफता है, तो उसकी श्वसन की दर होती है दोस्तों वो तो बढ़ रही है, और जो हाँफने के कारण जो उसको ऑक्सीजन है वह ठीक से लंग्स तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि श्वसन की गहराई है वो कम हो रही है, उसे हम कहते हैं पोलीपीनिया। एक बात करें हाइपोक्सिया, तो हाइपो का अर्थ होता है कम, और एक्सिया का मतलब होता है यानी कि O2, तो ब्लड में O2 की सप्लाई का कम होना, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। अब हम बात करें 9वें नंबर पर हाइपोक्सीमिया, तो हाइपो का अर्थ होता है कम, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, और एक्सिया का मतलब होता है O2 यानी कि ब्लड में जो O2 की मात्रा है उसका कम होना, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। अब हम बात करें 10 नंबर पर दोस्तों हाइपो कैपेनिया। तो हाइपो का अर्थ होता है दोस्तों यानी कि कम होना, और कैपेनिया का अर्थ होता है CO2 यानी कि ब्लड में CO2 की मात्रा का कम होना, उसे हम कहते हैं हाइपो। अब हम बात करें दोस्तों 11वें नंबर पर, तो वो होती है हाइपर कैपेनिया।
हाइपर की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है यानी कि बढ़ना, कैपेनिया का अर्थ होता है यानी कि CO2। तो ब्लड में CO2 की मात्रा का बढ़ना उसे हम कहते हैं हाइपर कैपेनिया। अब बात करें 12वें नंबर पर तो एक होती है दोस्तों एम्फाइसीमिया। तो एम्फाइसीमिया क्या होती है दोस्तों, यानी कि एल्विलाई का डैमेज होना। एल्विलाई डैमेज होना तो उसे कहते हैं हम हाइपो एम्फाइसीमिया। तो देखिए दोस्तों यानी कि 10वें नंबर पर बात करें हाइपोकैपेनिया। हाइपो का अर्थ होता है यानी कि कम होना और कैपेनिया का अर्थ होता है यानी कि CO2, यानी कि ब्लड में CO2 की मात्रा का कम होना उसे हम कहते हैं हाइपोकैपेनिया। अब बात करें हाइपरकैपेनिया की तो हाइपर होता है दोस्तों बढ़ना और कैपेनिया होता है यानी कि CO2, यानी कि ब्लड में CO2 की मात्रा का बढ़ना। अब बात करें एम्फाइसीमिया तो एल्वेलाई का डैमेज होना। देखिए दोस्तों ये परिभाषा है जो आपको रटनी नहीं है, जिस तरह मैंने बताया यानी कि हाइपो का अर्थ होता है कम होना, कैपेनिया का अर्थ होता है CO2, तो ये आपको समझकर याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन की। अब हम बात करें दोस्तों यानी कि श्वसन की। तो श्वसन को देखिए दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दोस्तों अंतः श्वसन और एक होता है दोस्तों बाह्य श्वसन। अब अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की बात करें तो यानी कि जो O2 का है, O2 होती है वह वातावरण से हमारे लंग्स तक पहुंचती है, उसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। और बाह्य श्वसन की बात करें तो CO2 का वातावरण में जाना उसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन की बात करें तो वायु का यानी कि O2 का वातावरण से लंग्स में पहुंचना उसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। और बाह्य श्वसन की बात करें तो CO2 का वातावरण से CO2 का लंग्स से वातावरण में जाना उसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। अब जो ये अंतः श्वसन है दोस्तों यह एक एक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत होती है। और जो बाह्य श्वसन है दोस्तों वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो इसमें क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है। तो ये थी दोस्तों बात श्वसन की। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अंतः श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन की बात करें तो वायु का यानी कि O2 का वातावरण से लंग्स तक पहुंचना उसे हम कहते हैं अंतः श्वसन।
और CO2 की बात यानी कि बाह्य शोषण की बात करें तो CO2 का लंग्स से वातावरण में जाना, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं वो तो हो गया अंतः शोषण, और जो छोड़ रहे हैं वो हो गया बाह्य शोषण। अब बात करें तो अंतः शोषण एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो एक्टिव प्रोसेस यानी कि एक्टिव प्रोसेस क्यों है दोस्तों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें हमारे को ऊर्जा की खपत होती है, और जब हम छोड़ते हैं तो हमारे को कोई ऊर्जा की खपत की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे जो कहते हैं वो पैसिव प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंतः शोषण की प्रक्रिया की। अब हम बात करें दोस्तों अंतः शोषण की प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये होता है स्टर्नम, इसको यहां लिख लेंगे बाद में दोस्तों। ये होती है रिब्स, ये तो हो गई रिब्स, और ये हो गया ये पूरा स्टर्नम। अब बात करें दोस्तों तो यहां पर जो पाया जाता है ये जो है डॉट डॉट, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल, यानी कि EICM, और ये होता है दोस्तों डायाफ्राम। ये हो गया डायाफ्राम। तो जब अंतः शोषण होएगा दोस्तों तो हमारे को थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हवा को अंदर लेने के लिए। तो जब हम इसमें थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे दोस्तों, तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल में यानी कि संकुचन होएगा, तो एक्सटर्नल कोस्टियल मसल में संकुचन होएगा दोस्तों, तो पसलियां बाहर की ओर जाएगी। और जब डायफ्राम में संकुचन होएगा दोस्तों, तो डायफ्राम ऐसे है, जब इसमें संकुचन होएगा तो ये सीधा हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा और पसलियां है जो बाहर की तरफ चले जाएगी, तो जो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और हवा बढ़ जाएगी। ये है अंतः शोषण की प्रक्रिया, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल में संकुचन होएगा तो पसलियां ऊपर की ओर जाएगी, पसलियां ऊपर की ओर जाएगी, और डायफ्राम में संकुचन होएगा तो डायफ्राम सीधा हो जाएगा और वह नीचे की ओर जाएगा, तो इससे थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यानी कि शोषण, यानी कि हवा जो अंदर भर जाएगी। तब हम इसकी प्रक्रिया को आगे नोट करेंगे। अब हम बात करें दोस्तों अंतः शोषण की प्रक्रिया, तो अंतः शोषण की प्रक्रिया लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब अंतः शोषण की प्रक्रिया होगी तो हमारे को थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वायु को अंदर ले जाने के लिए थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अब थोरेसिस यानी कि कैविटी का वॉल्यूम है वो किस प्रकार बढ़ेगा दोस्तों, तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल में संकुचन। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल में है जो संकुचन होएगा तो पसलियां
बाहर की ओर जाएगी। हम इसको दोस्तों थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं। यानी कि इसके लिए यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल में संकुचन। तो इसमें संकुचन होएगा तो पसलियां बाहर की ओर जाएगी। और जब डायाफ्राम में संकुचन होएगा, डायाफ्राम में संकुचन, तो डायाफ्राम है जो नीचे की ओर जाएगा। जब पसलियां बाहर की ओर जाएगी और डायाफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोस्तों, तो तब इसमें यानी कि इसमें भरने के लिए हवा अंदर जाएगी। इसमें भरने के लिए जो हवा है वह अंदर जाएगी। तो ये तो बात थी दोस्तों अंतःशोषण की प्रक्रिया की। यानी कि अंतःशोषण की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो इसमें हवा भरने के लिए अंदर जाएगी, तो उसके लिए हमारे को थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जब थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसके लिए हमारे को एक तो EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल में संकुचन कराना होगा और एक डायाफ्राम में संकुचन कराना होगा। अब जब हम इसमें संकुचन कराएंगे तो पसलियां है जो बाहर की तरफ जाएगी, और जब डायाफ्राम में संकुचन होएगा ऐसे है तो इसमें संकुचन होएगा तो यह ऐसे सीधा हो जाएगा तो यह नीचे की ओर जाएगी। यानी कि डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा। जब पसलियां बाहर की ओर जाएगी और डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा दोस्तों, तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम है जो बढ़ जाएगा। और जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसमें बनने के लिए हवा है वह अंदर जाएगी। तो ये तो प्रक्रिया थी दोस्तों अंतःशोषण की। अब हम बात करेंगे बाह्य शोषण की प्रक्रिया। अब हम बात करें दोस्तों बाह्य शोषण की प्रक्रिया। बाह्य शोषण की प्रक्रिया देखिए दोस्तों, ये तो हो गया स्टर्नम और ये हो गई रिब्स। अब जो यहां पर पाया जाता है दोस्तों, ये तो हो गया स्टर्नम, ये हो गई रिब्स और ये हो गई इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल। यानी कि इसकी बात करें तो IICM। और ये हो गया दोस्तों डायाफ्राम। तो जब बाह्य शोषण होएगा दोस्तों, तो हमारे को थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा।
अब जब थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को कम करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए है जो इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल में यानी कि संकुचन कराएंगे। तो इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल में संकुचन होएगा तो वो दोस्तों यानी कि पसलियां है जो अंदर की तरफ आ जाएगी। और जब पसलियां अंदर की तरफ आ जाएगी और डायफ्राम में होएगा शीतलन। अब डायफ्राम में शीतलन होएगा दोस्तों, तो ये जब पहले संकुचन हो रहा है तो ऐसे था, अब जब इसमें शीतलन होएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस तरह प्रकार हो जाएगा। अब जब इसमें शीतलन हो रहा है तो जो डायफ्राम है वो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात थी दोस्तों बाह्य की प्रक्रिया, यानी कि इंटरनल कोस्टियल मसल में संकुचन होएगा, इसमें संकुचन होएगा दोस्तों तो पसलियां है जो अंदर की तरफ जाएगी। और जब डायफ्राम में शीतलन होएगा यानी कि रिलैक्सेशन होएगा तो जो डायफ्राम है वह ऊपर की ओर जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी प्रक्रिया की। अब हम बात करें दोस्तों बाह्य श्वसन की प्रक्रिया की। तो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया के लिए है जो दोस्तों हमें थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, यानी कि थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों IICM में तो संकुचन होएगा, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल, इसमें होएगा संकुचन और डायफ्राम में होएगा शीतलन यानी कि रिलैक्सन शीतलन। जब यानी कि इसमें संकुचन होएगा IICM में तो इसमें जो पसलियां है वह अंदर की तरफ आएगी, पसलियां अंदर की ओर जाएगी। और जब डायफ्राम में शीतलन होएगा तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा। और जब पसलियां अंदर की ओर जाएगी और डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा तो थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम है जो कम हो जाएगा। थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जब थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा दोस्तों तो वो CO2 बाहर चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया थी दोस्तों बाह्य श्वसन की। तो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया की बात करें तो बाह्य श्वसन के लिए यानी कि CO2 को बाहर छोड़ने के लिए हमारे को जो थोरेसिस कैविटी है उसके वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। अब जब थोरेसिस कैविटी के वॉल्यूम को कम करेंगे दोस्तों तो इसके लिए हमारे को इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल में है जो संकुचन कराना होगा। अब जब इंटरनल इंटरकोस्टियल मसल में संकुचन होएगा तो पसलियां है जो अंदर की तरफ आएगी। और जब पसलियां अंदर की तरफ आएगी और डायफ्राम में होएगा दोस्तों वो होएगा शीतलन। अब डायफ्राम में शीतलन होएगा तो वह जो डायफ्राम है वह ऊपर की ओर जाएगा। जब पसलियां अंदर की तरफ आएगी डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा तो थोरेसिस जो कैविटी का है वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा दोस्तों तो CO2 है जो चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी दोस्तों अंतः श्वसन की और बाह्य श्वसन की। कल हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे स्पायरोमेट्री की। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल LSI मिशन 2027 पर। थैंक यू, धन्यवाद।